हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सीरीज जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे शंट जनरेटर के बारे में। दोस्तों, जनरेटर के अंदर हमने देखा था दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंगों के संयोजन के आधार पर जनरेटर को हमने तीन वर्गों के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें एक होता है सीरीज, दूसरा होता है शंट और तीसरा होता है कंपाउंड। सीरीज जनरेटर के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया। तो सीरीज जनरेटर के अंदर हमने देखा था कि सीरीज जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अब दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी होने के कारण उस जनरेटर को बोला कौन सा जनरेटर हमने, सीरीज जनरेटर। लेकिन ये जो शंट जनरेटर है, इस शंट जनरेटर के अंदर भी दो वाइंडिंग होती है और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। कौन से क्रम में जुड़ी होती है? समांतर क्रम। यानी कि जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जब दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ी होगी तो वो जनरेटर कौन सा जनरेटर कहलाएगा? आपका शंट जनरेटर कहलाएगा। अब समांतर क्रम में जो वाइंडिंग जोड़ते हैं उसको बोलते हैं शंट। समांतर क्रम में जो वाइंडिंग जोड़ते हैं उसको बोलते हैं क्या? शंट। इस कारण जो फील्ड वाइंडिंग होती है उस फील्ड वाइंडिंग को शंट जनरेटर के अंदर शंट वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सीरीज जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग को हमने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा, इस कारण उस वाइंडिंग को बोला सीरीज वाइंडिंग। ऐसे कैसे? यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग होगी उस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस कारण ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो यहाँ पर शंट वाइंडिंग के नाम से जानी जाएगी। तो जो शंट जनरेटर है उसके अंदर क्या होता है, इस जनित्र में इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित, आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। जो शंट जनरेटर होता है उस शंट जनरेटर के अंदर क्या होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग होती है। उस फील्ड वाइंडिंग को ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ेंगे हम? समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, तो वो जनरेटर कौन सा जनरेटर हो जाएगा? आपका शंट जनरेटर हो जाएगा। अब ये जो समांतर क्रम में जोड़ा है, इस कारण इस वाइंडिंग को यहां पर बोला जाएगा शंट वाइंडिंग। क्या बोला जाएगा? शंट वाइंडिंग। अब आगे देखते हैं, ये जो शंट वाइंडिंग होती है, क्या? शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रखा जाता है? ज्यादा रखा जाता है। अब शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखने का क्या वजह? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये है आपका आर्मेचर। क्या है ये? आर्मेचर। और आर्मेचर का जो प्रतिरोध है उसको मैंने लिखा RA से। किससे लिखा? RA से। इस आर्मेचर को हम जब यांत्रिक ऊर्जा देंगे, क्या? आर्मेचर को हम जब कौन सी ऊर्जा देंगे? यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो इस आर्मेचर के अंदर क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। इस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी और उसको हम लिखेंगे IA से। किससे लिखेंगे? IA से। ये जो आर्मेचर धारा है यहां पर जाते ही दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगी। कितने रास्तों में डिवाइड हो जाएगी? दो। एक करंट तो जाएगी इस शंट वाली वाइंडिंग में, और जो शंट वाली वाइंडिंग में करंट जाएगी उसको लिखेंगे हम ISS से। किससे लिखेंगे? ISS से। एक करंट जाएगी इस लोड के अंदर, और लोड के अंदर जो करंट जाएगी उसको लिखेंगे अपन RL से। किससे लिखेंगे? RL से। अब देखिए, अगर इस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा,
शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम लिखेंगे RSH से। अगर इस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? धारा को बहने से रोकता है। तो अगर प्रतिरोध कम होगा, धारा को बहने से रोकने वाला यदि कम होगा तो धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा। अगर इस वाइंडिंग के अंदर, इस सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा हो गया तो इस लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि देखिए IA बराबर होता है क्या? ISH प्लस क्या होता है? IL। माना जनरेटर से यदि 20 एम्पियर की करंट प्रवाहित हुई, कितनी एम्पियर? 20 एम्पियर की करंट प्रवाहित हुई, तो 20 एम्पियर की करंट में से अगर इन दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा तो दोनों के अंदर कितनी कितनी एम्पियर की करंट चल जाएगी? 10-10 एम्पियर की करंट चली जाएगी। लेकिन यदि इस शंट वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध मैंने कम कर दिया तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा, और यदि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा ISH का मान बढ़ गया, जिससे माना इसका प्रतिरोध कम हुआ तो 10 की जगह इसका प्रतिरोध कम होगा तो इसके अंदर करंट गई कितनी? 15। अब 20 में से 15 यदि इसके अंदर करंट गई तो बताओ इसके अंदर ओनली कितनी करंट जाएगी? 5 एम्पियर की करंट जाएगी ना। मतलब लोड को मिलने वाली करंट का मान कम हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं लोड के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टेज पैदा होगा, लोड के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, उस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जनरेटर से हमको आउटपुट में कम वोल्टेज मिलेगा। और हम क्या चाहते हैं? हम जनरेटर से आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं। अब यदि इसका प्रतिरोध कम हो गया तो इसमें धारा ज़्यादा बहेगी, इसमें धारा ज़्यादा बहेगी, तो इसके एक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके एक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो शंट वाली वाइंडिंग है इसके प्रतिरोध को क्या रखते हैं अपन? ज़्यादा। जब इसके सिरों पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? कम होगा। और जब ISH का मान यदि कम हो गया तो IL का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब IL का मान बढ़ जाएगा, मतलब अब इसका मान कम हो गया, तो यहाँ पर जैसे जाएगी 5, यहाँ पर जाएगी कितनी? 15। और जब इस लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ जाएगी तो अपन जानते हैं लोड के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज VL बराबर होता है I इंटू क्या होगा? RL। जब IL का मान बढ़ जाएगा तो लोड के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो जनरेटर से आउटपुट में अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ये जो शंट जनरेटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रखा जाता है? ज़्यादा रखा जाता है। तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है या शंट जनरेटर की जो शंट वाली वाइंडिंग होती है, उस शंट वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रखा जाता है? ज़्यादा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ज़्यादा। अब इसके अंदर यदि प्रतिरोध ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम बहेगी। मतलब ISH का मान क्या होगा? यदि कम। और यदि ISH कम हो गई तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? विद्युत धारा पर। अगर धारा का मान कम हो गया तो वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो गया तो जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है उसका मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि जनरेटर के अंदर पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल Eg बराबर होता है फाई इंटू क्या होता है? N होता है। और यदि फाई का मान कम हो गया तो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम ये भी नहीं चाहते कि इस जनरेटर से कम विद्युत वाहक बल पैदा हो, हम तो जनरेटर से ज़्यादा विद्युत वाहक बल पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसा इसके अंदर क्या करें कि इसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाए और इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान भी क्या हो जाए? आपका बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? N इंटू आई होता है कि नहीं होता? N बराबर क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या
I बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। किसी भी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, दूसरा कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। अब क्या हुआ, जो शंट वाइंडिंग था उस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। लिखा हुआ है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। यदि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, मतलब RSH का मान यदि ज़्यादा है, तो शंट वाइंडिंग के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है ISH, उसका मान क्या होगा, कम होगा। और यदि शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISH का मान कम हो गया, तो शंट वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा फाई का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि शंट वाइंडिंग के अंदर यदि फाई का मान कम हो गया, तो जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है EG का मान भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ाना चाहते हैं। अब जनरेटर से यदि पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ाना है, अगर EG को मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को फाई का मान बढ़ाना पड़ेगा। अब फाई को बढ़ाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप करंट का मान बढ़ा दो तो फाई का मान बढ़ जाएगा, यदि आप करंट का मान नहीं बढ़ाते हो तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या बढ़ा दो तो फाई का मान बढ़ जाएगा। अब करंट का मान तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि करंट का मान तो कब बढ़ेगा, जब इस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम करेंगे। और हम चाहते ही हैं कि इस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा रखें, तो इस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो I का मान तो ज़्यादा हो नहीं सकता। अब इस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा है, धारा कम बह रही है, चुंबकीय फ्लक्स हमको ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे, इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या को क्या कर देंगे, अपन बढ़ा देंगे। जब फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे, कुंडली के फेरों की संख्या क्या लगा देंगे, अपन ज़्यादा लगा देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या कर देंगे, अपन बढ़ा देंगे। जब कुंडली के अंदर यदि फेरों की संख्या बढ़ गई, तो अब किसका मान बढ़ जाएगा, फाई का, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, N × I होता है। और जब कुंडली के अंदर मैंने फेरों की संख्या बढ़ा दी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है या जो शंट वाइंडिंग होती है, उसको हम पतले तार से बनाते हैं और ज़्यादा फेरों वाली बनाते हैं। क्या किताब के अंदर आपने पढ़ा होगा, शंट जनरेटर की जो शंट वाली वाइंडिंग है उसको पतले तार और ज़्यादा फेरों वाली बनाते हैं। तो आज उसका आपको कारण समझ में आया कि इसको पतले तार से तो क्यों बना रहे हैं और ज़्यादा फेरों वाली क्यों बना रहे हैं। पतले तार से तो क्यों बना रहे हैं, ताकि इसका प्रतिरोध क्या रहे, ज़्यादा रहे। अब पतले तार और प्रतिरोध में क्या संबंध है, तो आपने प्रतिरोध का फॉर्मूला देखा होगा, R बराबर होता है ρ×L/A होता है नहीं होता है ना। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, R का मान ज्यादा होगा, तो बताओ कुंडली के अंदर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा प्रतिरोध रखने के लिए तार की मोटाई को क्या रखनी पड़ेगी, मेरे को कम। तो इस कारण ये जो शंट वाइंडिंग होती है, इस शंट वाइंडिंग को हम कौन से तार से बनाते हैं, पतले तार से बनाते हैं। अब पतले तार से बनाने से तो क्या हो गया, इसके प्रतिरोध का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दूसरा, शंट वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या, किसकी संख्या, फेरों की संख्या होती है, वो फेरों की संख्या को किससे लिखते हैं, N से। इस फेरों की संख्या का मान क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि यदि फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तभी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। तो इस शंट वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा रखने के लिए कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। अब आप बोलोगे सर सीरीज जनरेटर के अंदर तो हमने फेरों की संख्या कम रखी थी, इसमें ज़्यादा क्यों रख रहे हैं। तो हमने देखा था सीरीज जनरेटर के अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा होता है। अब जब धारा ज़्यादा है, I का मान ज़्यादा है, तो कम फेरों से भी तो हम उतना ही चुंबकीय फ्लक्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो शंट वाइंडिंग होती है उस शंट वाइंडिंग में I का मान कम होता है। सीरीज वाइंडिंग में तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगी, और धारा ज़्यादा बहेगी तो कम टर्न से भी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम होगी। अब धारा कम है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान हमको पहले के बराबर प्राप्त करना है, तो उस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है
कि जो शंट जनरेटर होती है उस शंट जनरेटर के अंदर जो शंट वाइंडिंग होती है या फिर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम बनाते हैं पतले तार से और ज़्यादा फेरो वाली। अब कारण मैंने आपको समझा दिया, पतले तार से तो क्यों बना रहे हैं, ताकि उसका प्रतिरोध क्या रहे, ज़्यादा। फेरो की संख्या ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं, ताकि उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रहे, ज़्यादा रहे। तो इस जनित्र में, कौन से जनित्र की बात कर रहा हूं मैं, शंट जनित्र की बात कर रहा हूं। तो इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, या फिर इसी को हम जानेंगे कौन सी वाइंडिंग के नाम से, शंट वाइंडिंग। कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, दोनों याद रखना है। शंट जनित्र में जो फील्ड वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग होती है, इस शंट वाइंडिंग को पतले तार, कौन से, पतले तार व ज्यादा फेरो वाली, ज्यादा फेरो वाली बनाई जाती है। तो शंट जनरेटर के अंदर आपको तीन बातें याद रखनी है अभी तक। तो इस जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। दूसरा, इस जनरेटर की जो शंट वाली वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरा, जो शंट जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग या जो शंट वाइंडिंग होती है उसको हम बनाते हैं पतले तार और ज्यादा फेरो वाली। ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे पहले कि जो शंट वाली वाइंडिंग है उसको कौन से तार से बनाते हैं। तो देखिए, ये है आपकी शंट वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है चित्र के अंदर, ये शंट वाइंडिंग की सिरे है। ये है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर वाइंडिंग को इस शंट वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। प्लस इनके सिरों से यहां पर अपन ने क्या जोड़ दिया, लोड जोड़ दिया। मतलब आपको ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम कौन से जनरेटर का है, तो ये डायग्राम है आपके कौन से का, शंट जनरेटर का। कौन से जनरेटर का डायग्राम है ये, शंट जनरेटर का है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो फील्ड वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रखा है और इस आर्मेचर को अपन यांत्रिक ऊर्जा यहां से प्रदान कर रहे हैं। अब शंट जनरेटर के अंदर आप देख पा रहे हो जो आर्मेचर करंट आई है, उस IA का मान इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISH और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IL, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो शंट जनरेटर के अंदर अगली चीज क्या रखना है, जो आर्मेचर करंट IA बराबर होती है क्या, ISH प्लस क्या होता है, IL होता है। ISH प्लस क्या होता है, IL। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो ISH है इसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ISH का मान क्या होता है, बहुत ही कम। अब ISH का मान बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन आपको सिर्फ यह याद रखना है IA बराबर होता है ISH प्लस क्या होता है, IL होता है। दूसरा, इस जनरेटर के अंदर यहां पर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है EG। ये जो EG वाला विद्युत वाहक बल है इस लोड पे जाके यहां पर इसको कितना टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, V। कितना मिल रहा है, V। अब EG विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, इस आर्मेचर के अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध है। आर्मेचर प्रतिरोध के कारण इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा जिससे EG का मान कम हो जाएगा और जो भी EG का मान कम होगा वो किसके सिरों पर मिलेगा, अपन को लोड के सिरों पर मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दूसरा क्या, इस जनरेटर के अंदर V बराबर क्या, पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल तो कितना पैदा हुआ है, EG। लेकिन आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण कितनी हानि हो गई इसमें, IARA। अगर पैदा होने वाले में से अगर कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसमें से यदि मैं हानि को घटा दूं तो मेरे को आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज मिल जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। तो इस जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र होता है वो क्या होता है, V बराबर होता है EG माइनस IA इंटू RA। दो चीज क्लियर। इस जनरेटर के अंदर IA बराबर तो होता है ISH प्लस क्या होता है, IL, और टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EG माइनस IA इंटू RA। इसी से एक सूत्र और निकाल सकते हैं। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ ले आपसे तो EG बराबर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज में होने वाली जो हानि है, होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, उस वोल्टेज ड्रॉप को आप क्या कर दो, जोड़ दो।
तो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला। इसी सूत्र से बना। ये माइनस वाली संख्या है, इसको हमने बराबर के इस तरफ हटा दिया तो भेज दिया, तो क्या बन जाएगी, ये प्लस की बन जाएगी। तो Eg बराबर क्या हो गया, V प्लस IA इंटू क्या हो गया, RA। आपको शंट जनरेटर के अंदर ये 3 फॉर्मूले याद रखने। IA बराबर होता है ISH प्लस IL, V बराबर होता है Eg माइनस IA इंटू RA, और Eg बराबर होता है V प्लस IA इंटू RA। तीनों फॉर्मूले आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, ये जो शंट जनरेटर होता है, क्या ये जो शंट जनरेटर होता है, इससे हम यदि रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं, इस शंट जनरेटर से यदि हम रेटेड वोल्टेज पैदा करना चाहते हैं, तो रेटेड वोल्टेज पैदा करने के लिए इस शंट जनरेटर को अपन नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे। कौन सी अवस्था में, नो लोड की। यहां पर लोड संयोजित नहीं करेंगे। जब यदि शंट जनरेटर से हम रेटेड वोल्टेज पैदा करना चाहते हैं तो शंट जनरेटर को हम नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे। कौन सी अवस्था में स्टार्ट करेंगे, नो लोड। सीरीज जनरेटर के अंदर हमने देखा था, सीरीज जनरेटर से यदि हमको रेटेड वोल्टेज पैदा करना है या रेटेड वोल्टेज उत्पन्न करवाना है, तो सीरीज जनरेटर को हम लोड की, फुल लोड की अवस्था में स्टार्ट करते हैं। सीरीज जनरेटर को तो हम क्या करते हैं, फुल लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे, तब ही वो रेटेड वोल्टेज पैदा करेगा। लेकिन यदि शंट जनरेटर से हम रेटेड वोल्टेज पैदा करना चाहते हैं, यानी कि जिस वोल्टेज के लिए इस जनरेटर को बनाया गया है, जितना वोल्टेज इस जनरेटर से पैदा करने के लिए इसको बनाया गया है, उतना वोल्टेज यदि हम इस जनरेटर से पैदा करना चाहते हैं, तो शंट जनरेटर को हम नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे। मतलब इस पर पहले कोई लोड नहीं लगाएंगे, बिना लोड की अवस्था में इसको स्टार्ट करेंगे। जब इसको बिना लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे और जब इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेटेड वोल्टेज पैदा हो जाएगा, उसके बाद ही हम शंट जनरेटर पे क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। मतलब शंट जनरेटर को हम नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करते हैं। नो लोड की अवस्था में स्टार्ट होने का क्या कारण है, अगर इसको हमने पहले लोड लगा दिया तो शंट जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। तो अगली लाइंस आपको क्या याद रखनी है, शंट जनरेटर के अंदर, शंट जनरेटर से रेटेड वोल्टेज पैदा करने के लिए इसे नो लोड, या फिर लिख सकते हो आप बिना लोड, नो लोड की अवस्था नो लोड की अवस्था में स्टार्ट कर दें। तो यदि शंट जनरेटर से हमें रेटेड वोल्टेज पैदा करना है तो शंट जनरेटर को हम नो लोड की अवस्था में, यानी कि बिना लोड की अवस्था में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब उसका कारण देखिए, अगर मैं शंट जनरेटर पर, देखिए ये शंट जनरेटर है आपका यहाँ पर, अगर इससे मेरे को रेटेड वोल्टेज पैदा करना है तो शंट जनरेटर को हम स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई लोड नहीं लगाएंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर हमने शंट जनरेटर पर यहां पर लोड लगा दिया स्टार्टिंग समय में, ठीक है, स्टार्टिंग समय में यदि जनरेटर में हमने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा था जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप जनरेटर होते हैं, वैद्युत चुंबकीय जनित्र होते हैं, उनकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इस फील्ड वाइंडिंग से बहुत ही कम चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। अब जब इस जनरेटर के आर्मेचर को हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे, कौन सी ऊर्जा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो जैसे ही इसके यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमने से आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग लगी होती है, कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, वो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी, यहाँ पर घूमेगी। जब आर्मेचर वाइंडिंग घूमेगी तो जो फील्ड वाइंडिंग का या शंट वाइंडिंग का जो फ्लक्स है उसको क्या करेगी, ये काटेगी। और जब कोई चालक पदार्थ चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, काटता है, तो उस चालक पदार्थ के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा और जो
अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसका मान लगभग कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। बताया मैंने आपको। इस 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के कारण यहां पर कुछ धारा आएगी और वो धारा बहुत ही कम मान की होगी। माना हमने 0.02 एम्पियर की धारा आई, ठीक है। अब ये धारा अगर मैंने पहले लोड लगा दिया तो यहां पर आते ही 2 रास्तों में बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं कि इस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और लोड का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जब इस सर्किट का प्रतिरोध ज़्यादा है, इस सर्किट का प्रतिरोध कम है, तो बताइए धारा कौन से रास्ते से जाना पसंद करेगी, जिस रास्ते में उसको प्रतिरोध कम मिलेगा। तो ये जो 0.2 एम्पियर की धारा है, ये पूरी की पूरी धारा किस में चल जाएगी, लोड में चल जाएगी, और इस संट वाली वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब संट वाली वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है संट वाइंडिंग के अंदर φSH, उसका मान नहीं बढ़ेगा, और यदि φSH का मान नहीं बढ़ा तो Eg का मान नहीं बढ़ेगा, और Eg का मान नहीं बढ़ा तो जनरेटर अपना रेटेड वोल्टेज पैदा ही नहीं कर पाएगा। तो जनरेटर से यदि रेटेड वोल्टेज पैदा करना है तो इस जनरेटर को हम नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करेंगे। मतलब यहां से पहले क्या कर देंगे, इस लोड को हटा देंगे। उससे क्या हुआ, ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, इसके कारण 0.02 एम्पियर की जो करंट आई, अब यहां पर आते ही 2 रास्तों में डिवाइड होगी, लेकिन यहां पर है ओपन सर्किट, यहां पर प्रतिरोध अनंत हो गया, क्योंकि ओपन सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। अब जो धारा होगी वो पूरी की पूरी धारा किस में जाएगी, इस वाइंडिंग में। इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, फिर भी पूरी की पूरी धारा इसमें जाएगी, क्योंकि यहाँ पर करंट के पास और कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं रहा। अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस कारण सारी करंट इसमें जाएगी। अब क्या बढ़ेगा, फाई का मान बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो फिर विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, जैसे 20 वोल्ट हो गया। अब फिर धारा का मान बढ़ेगा, जैसे 2 एम्पियर होगी, फिर फाई का मान बढ़ेगा, फिर विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगी। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब ये वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, कौन सी, मैग्नेटिक सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाएगी, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, तब इसमें फाई का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जब फाई का मान मैक्सिमम हो गया तब जनरेटर अपना रेटेड वोल्टेज पैदा करने लग जाएगा। अब चाहे इस वाइंडिंग के अंदर हम कितनी ही धारा प्रवाहित करें, लेकिन फाई का मान चेंज नहीं होगा, फाई का मान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच चुकी है। अब इस जनरेटर पर जब रेटेड वोल्टेज पैदा हो गया, तब इस पे हम लगाएंगे लोड लगाएंगे, और जनरेटर को अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यदि जनरेटर में हमने पहले रेटेड वोल्टेज या रेटेड लोड लगा दिया, यदि जनरेटर में हमने पहले लोड लगा दिया, तो ये जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर पाता है। समझ में आया। तो शंट जनरेटर से रेटेड वोल्टेज यदि पैदा करना है तो इसे नो लोड की अवस्था में क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया शंट जनरेटर के बारे में कि शंट जनरेटर क्या होता है। अब देखते हैं शंट जनरेटर का क्या अपन ग्राफ पढ़ते हैं कि जो शंट जनरेटर होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। लेकिन शंट जनरेटर का ग्राफ पढ़ने से पहले हम शंट जनरेटर का लिख लेते हैं उपयोग। क्या, शंट जनरेटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है, जब अपन लोड का मान बढ़ाते हैं, क्या, शंट जनरेटर में जब हम लोड का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाते हैं, लोड का। जब शंट जनरेटर पे हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, उस टर्मिनल वोल्टेज में क्या होती है, थोड़ी बहुत कमी होती है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है आपका, थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है, थोड़ा सा। थोड़ा सा कितना होता है भाई, 1% से कितना परसेंट, 5% तक कमी होती है। टर्मिनल वोल्टेज में कितने की कमी होती है, 1 से 5% की कमी होती है। कब होती है, जब शंट जनरेटर पे हम लोड का मान बढ़ाते हैं। जब शंट जनरेटर पे हम लोड लगाएंगे उस कंडीशन में ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, उस टर्मिनल वोल्टेज में 1 से 5% की कमी हो जाती है। अब ये जो 1 से 5% की जो कमी है ना, ये क्या है, बहुत ही कम है। बहुत ही क्या है, कम। अब बहुत कम हो रही है, टर्मिनल वोल्टेज में कमी तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। इस कारण ये जो शंट जनरेटर है, इसको अपन स्थिर वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब शंट जनरेटर से हमको जो आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा वो क्या रहता है, आपका नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता है।
लोड का मान यदि थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज में अगर कमी होगी तो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और वो कमी किसके कारण होती है, IA के कारण होती है। इस शंट जनरेटर का जो प्रतिरोध होता है, सॉरी आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, इस आर्मेचर के अंदर प्रतिरोध के कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण इसके विद्युत वाहक बल में या टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है। तो शंट जनरेटर से क्या कर सकते हैं, शंट जनरेटर एक नियत मान का वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर है। अब पूछा जा सकता है भाई टर्मिनल वोल्टेज में कमी होती है तो कितनी होती है, तो कमी बहुत कम होती है और वो कितनी होती है, 1% से 5% तक होती है। मतलब शंट जनरेटर के जो आउटपुट वोल्टेज है उस आउटपुट वोल्टेज का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब क्या रहता है, नियत रहता है। अब जब शंट जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज का मान कांस्टेंट है तो इस शंट जनरेटर को जो हम उपयोग करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, तो शंट जनरेटर का हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, क्योंकि शंट जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अपन को क्या चाहिए, स्थिर करंट चाहिए, एक नियत मान की करंट चाहिए। तो शंट जनरेटर का जो उपयोग है, किसका, शंट जनित्र का उपयोग, शंट जनित्र का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा बैटरी चार्जिंग, देखिए बैटरी चार्जिंग के लिए भी हमको नियत करंट की आवश्यकता होती है। दूसरा किसमें, बैटरी चार्जिंग में। तीसरा धातु शोधन में, किसमें, धातु शोधन में। और चौथा किसमें, वेल्डिंग कार्यों के अंदर, किसमें, वेल्डिंग कार्यों में। वेल्डिंग कार्यों में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कौन से जनरेटर का, शंट जनरेटर का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शंट जनरेटर का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, तो जो शंट जनरेटर है उसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, धातु शोधन और वेल्डिंग वाले कार्यों के अंदर हम शंट जनरेटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका शंट जनरेटर, समझ में आ गया उपयोग। अब इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग, धातु शोधन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग कार्यों में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शंट जनरेटर पर जब हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो इसके टर्मिनल वोल्टेज में बहुत ही कम कमी होती है। इस कारण इसको हम आउटपुट में लगभग वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लगभग क्या रहता है, आपका नियत होता है। अब आउटपुट का वोल्टेज लगभग नियत रहता है, इस कारण जो शंट जनरेटर है इसका उपयोग हम करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, धातु शोधन में और वेल्डिंग कार्यों के अंदर इसका क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र। क्या देखेंगे, शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर, ठीक है, शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र क्या है ये, शंट जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र। देखते हैं शंट जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र कैसा आता है। तो शंट जनरेटर के अंदर अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, शंट जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है क्या, EG माइनस होता है क्या, IA इंटू क्या होता है, RA। होता नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था शंट जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EG माइनस IA इंटू RA। दूसरा क्या होता है, शंट जनरेटर के अंदर हमने देखा था IA बराबर होता है क्या, ISH प्लस क्या होता है, IL होता है। अब शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है, RSH मतलब शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। जब इस वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, RSH का मान ज्यादा होगा, तो इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, कम होगा। इससे क्या होगा, इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो ISH है उसका मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जब ISH का मान बहुत ही कम है तो इस ISH को हम मान लेते हैं नगण्य। क्या मान लेते हैं, नगण्य। तो हम बोल सकते हैं कि शंट जनरेटर के अंदर जो लगभग आर्मेचर करंट होती है वो लगभग लोड करंट के क्या होती है, आपकी बराबर होती है।
आर्मेचर करंट लगभग लोड करंट के क्या होती है आपकी बराबर। अब जो कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक वक्र की बात करते हैं तो अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं अपन आउटपुट वोल्टेज और ये जो आउटपुट करंट है, लोड के सिरों पर पैदा होने वाला टर्मिनल वोल्टेज और लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, ये अभिलाक्षणिक वक्र को खींचते हैं। तो देखिए कैसा आएगा, ऐसे इधर तो ले लेते हैं हम करंट, लोड करंट IL या फिर बोल सकते हैं आर्मेचर करंट IA, और इधर ले लेते हैं हम आउटपुट में प्राप्त होने वाला टर्मिनल वोल्टेज V। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EG माइनस IA इंटू RA। जब जनरेटर आपका नो लोड की कंडीशन में, यानी कि इस संट, ये जो आपका संट जनरेटर है इस पर लोड का मान कितना है, 0 है, नो लोड की अवस्था में। तो लोड का मान 0 है तो IL का मान भी क्या होगा आपका 0 होगा, और जब IL का मान 0 होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका मान भी कितना होगा 0, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज V है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा आपका EG के बराबर होगा। मतलब इसके अंदर पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। ये जनरेटर नो लोड की कंडीशन में इतना विद्युत वाहक बल पैदा कर रहा है। क्या इस वाइंडिंग को हमने देखा था, संट जनरेटर को हम नो लोड की अवस्था में स्टार्ट करते हैं और जब ये वाइंडिंग आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है, मतलब जनरेटर जब आपका रेटेड वोल्टेज पैदा करने लग जाता है तब जाके हम इस जनरेटर पे क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। तो जनरेटर जब नो लोड की कंडीशन में होता है तो इसके अंदर पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल ये है। ये क्या है, जनरेटर के अंदर नो लोड पर पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या लगाया, इस जनरेटर के अंदर लोड लगाया, इस जनरेटर पे क्या लगाया, लोड। अब जैसे ही जनरेटर पे लोड लगाएंगे तो इस लोड के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा IL प्रवाहित होगी। अब जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे लोड करंट का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे लोड करंट का मान बढ़ेगा तो IA का मान भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। देखिए अगर लोड करंट का मान मैंने बढ़ाया तो IA का मान भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। अब जैसे जैसे IA का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ने से इसके अंदर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है IA इंटू RA, इसका मान भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, और जब इसके एक्रॉस IA RA का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे शंट जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान थोड़ा सा क्या होता है आपका कम होता है। मान लेते हैं ये आपके फुल लोड की कंडीशन है, तो क्या होगा, शंट जनरेटर का जो ग्राफ होगा लोड बनाने से इसके टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी बहुत क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है। तो इसके अंदर जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं फुल लोड है, ये जनरेटर पर हमने क्या लगा दिया, फुल लोड। तो देखिए नो लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में तो वोल्टेज कितना प्राप्त हुआ हमको, इतना। जब हमने लोड को बढ़ाते गए, इधर क्या कर रहे हैं हम, लोड है, इस लोड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ा बहुत क्या हो रहा है आपका परिवर्तन हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये जो वोल्टेज हो गया ये फुल लोड का हो गया। अब फुल लोड पे अपन को वोल्टेज कितना प्राप्त हो गया, इतना। ये क्या है आपका फुल लोड वोल्टेज है। तो लोड का मान बढ़ाने से टर्मिनल का जो VNL है, नो लोड पर वोल्टेज, वो इतना क्या हो गया आपका कम हो गया। अब ये जो कमी हुई है वो किसके कारण हुई है, आपके जो IARA के कारण हुई है। किसके कारण हुई है, IARA के कारण। तो शंट जनरेटर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और ये जो ग्राफ है वो घटता हुआ है, ढलुआ प्रकार का, या फिर इसको बोलते हैं ड्रूपिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ बोलते हैं इसको, ड्रूपिंग। ड्रूपिंग पूछा जा सकता है। शंट जनरेटर से हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो आउटपुट, जो इसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट का जो ग्राफ होता है वो कौन से प्रकार का होता है, तो शंट जनरेटर का जो आउटपुट ग्राफ है वो क्या है, ड्रूपिंग है। मतलब थोड़ा कम होता है, इतना ज़्यादा तो कम नहीं हो रहा, कम तो हो रहा है लेकिन कितना हो रहा है, बहुत ही कम। और ये जो कमी होती है वो कितनी होती है, 1 से कितना होता है, 5% होती है। कितनी होती है, 1 से 5%। तो याद रखना है शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो उसके टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी बहुत कमी होती है, बहुत ही कम मान की होती है, और वो कमी कितनी होती है, 1 से 5% होती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका शंट जनरेटर का क्या हो गया आपका अभिलाक्षणिक वक्र। तो शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर आपको क्या याद रखना है,
ये तो ऐसे कैसे आपको फॉर्मूले आपको पहले लिखवाए दिए मैंने, इसके अंदर लिखना है आपको शंट जनरेटर पर लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा कितना 1% से 5% थोड़ा सा घट जाता है। तो शंट जनरेटर पे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है। तो ये हो गया आपका शंट जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र। अब आगे देखते हैं। अगर मान लो आपका शंट जनरेटर है वो रनिंग अवस्था में, कौन सी अवस्था में, रनिंग अवस्था में। यदि शंट जनरेटर की रनिंग अवस्था में इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, क्या इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम क्या कर दें, ओपन कर दें। फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाए, यदि ओपन हो जाए। शंट जनरेटर की यदि रनिंग अवस्था में इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाए, यदि ओपन हो जाए। फील्ड वाइंडिंग यहां से क्या हो जाए, यदि ओपन हो जाए तो इस शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बोल रहा मैंने, शंट जनरेटर की यदि रनिंग अवस्था में इसकी फील्ड वाइंडिंग उखड़ जाए, इसकी फील्ड वाइंडिंग यहां से टूट जाए, तो इसके टर्मिनल वोल्टेज जो V है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, बढ़ेगा, या जीरो होगा, या कितना होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जब इसकी शंट वाइंडिंग यहां से क्या हो जाएगी, आपकी ओपन सर्किट हो जाएगी, तो शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और जब शंट वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित जीरो हो जाएगी तो शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और अपन जानते हैं Eg समानुपाती होता है फाई इंटू क्या होता है, एन होता है। और यदि फाई का मान जीरो हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक ऑप्शन तो आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर जीरो। यदि ऑप्शन आपको जीरो मिल जाता है तो ऑप्शन क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। मान लो दो ऑप्शन है, जैसे ए के अंदर दे दिया मान लो 8 वोल्ट होगा, बी के अंदर दे दिया मान लो 200 वोल्ट रहेगा, सी के अंदर क्या रहेगा, मान लो समान रहेगा जितना पहला है उतना, और डी के अंदर कितना हो गया, मान लो 0 वोल्ट हो गया। अगर इस प्रकार से आंसर आ जाता है तब तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका डी सही होगा। कौन सा होगा, डी। लेकिन यदि ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर 2 वोल्ट होगा, बी मान लेते हैं 10 वोल्ट होगा, सी मान लेते हैं 0 वोल्ट होगा, और डी मान लेते हैं क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। क्या रहेगा, समान। मैं बोल रहा हूँ यदि फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर तो 4 ऑप्शन है आपको, 8 वोल्ट, 200 वोल्ट, समान और 0। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर कितना होगा, 0 वोल्ट सही होगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपको देखिए 0 भी दिख रहा है और कितना दिख रहा है आपको, 2 वोल्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। 2 वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि जब शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाएगी तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो 0 हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है, और उस अवशिष्ट चुंबक के गुण के कारण इस शंट वाली वाइंडिंग के अंदर थोड़ी बहुत चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, आपकी निकलती है। और उन चुंबकीय बल रेखाओं के कारण इस जनरेटर के अंदर एक थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और वो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। तो ये जो 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो यदि रनिंग अवस्था में शंट जनरेटर की यदि फील्ड वाइंडिंग उखड़ जाए, टूट जाए, या शंट वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज या तो हो जाएगा 0 या फिर हो जाएगा 2 वोल्ट। वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। पहली चीज तो आपकी क्लियर हो गई। तो ये आपका शंट जनरेटर कंप्लीट हो गया। क्या, शंट जनरेटर आपका कंप्लीट हो गया। शंट जनरेटर क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसके अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको एक बार और बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाते हैं।
फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, इस कारण इस वाइंडिंग को हम जानते हैं शंट वाइंडिंग के नाम से। कौन सी वाइंडिंग से नाम से जाने देंगे? शंट वाइंडिंग। तो शंट वाइंडिंग कोई अलग चीज नहीं है, शंट वाइंडिंग किसका रूप है? ये फील्ड वाइंडिंग ही है। कौन सी वाइंडिंग ही है? फील्ड। फील्ड को शंट क्यों बोला? क्योंकि इसको हमने आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। दूसरा, ये जो शंट वाली वाइंडिंग होती है इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। इसके अंदर आर का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। इसको अंदर क्या बनाते हैं? इसको पतले तार से बनाते हैं। कौन से तार से बनाते हैं? पतले तार से। इसके अंदर फेरों की संख्या क्या? इसके अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है? ज्यादा रखी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, याद रखना है। तो जो शंट जनरेटर होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है। इसको पतले तार से बनाते हैं। इसके अंदर फेरों की संख्या क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तीसरी बात क्या याद करनी है? जो शंट जनरेटर होती है वो शंट जनरेटर से क्या होता है? अपन को जो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होता है, आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो लगभग क्या रहता है? आपका नियत रहता है। शंट जनरेटर से जो वोल्टेज पैदा होता है उसका मान लगभग क्या रहता है? आपका नियत रहता है। लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज में कमी तो होती है, लेकिन क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और वो कमी कितनी होती है? आपकी 1% से कितनी होती है? आपकी 5% तक होती है। कितनी होती है? 1 से 5%। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है शंट जनरेटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, धातु शोधन के लिए और वेल्डिंग कार्यों के लिए हम शंट जनरेटर का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि शंट जनरेटर पर हम क्या करते हैं? यदि शंट जनरेटर से रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं, क्या शंट जनरेटर से यदि रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं तो शंट जनरेटर को अपन नो लोड की कंडीशन, क्या नो लोड की कंडीशन में क्या करते हैं? अपन इसको स्टार्ट करते हैं। यानी कि शंट जनरेटर में अपन स्टार्टिंग में कोई लोड नहीं लगाएंगे, बिना लोड की अवस्था में इसको क्या करेंगे? हम चालू करेंगे। जब इसको हम बिना लोड की अवस्था में चालू करेंगे तब ही ये क्या करेगा? हमको रेटेड वोल्टेज देगा। तभी हमको क्या करेगा? ये रेटेड वोल्टेज पैदा करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शंट जनरेटर से यदि रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना है तो स्टार्टिंग में उसको हम कौन से कंडीशन में चलाएंगे? नो लोड की अवस्था में, फुल लोड की अवस्था में, या फिर नो लोड या फुल लोड कोई सी भी अवस्था में, या इन सभी अवस्थाओं में। तो आपका ऑप्शन क्या, आंसर क्या रहेगा? शंट जनरेटर से यदि हमको रेटेड वोल्टेज पैदा करना है तो शंट जनरेटर को हम नो लोड की कंडीशन में स्टार्ट करेंगे। नो लोड की अवस्था में उसको क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, शंट जनरेटर पे हम जब लोड का मान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? लोड का मान बढ़ाते हैं तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, क्या होता है? इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा क्या हो जाता है? आपका घट जाता है। और कितना घटता है? ये 1 से 5% घटता है। कितना होता है? 1 से 5%। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, शंट जनरेटर आपका क्या है? रनिंग अवस्था में। कौन सी अवस्था में? आपका रनिंग कंडीशन में। शंट जनरेटर कौन सी कंडीशन में? रनिंग कंडीशन, मतलब आपका चालू है, घूम रहा है, वो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। और यदि रनिंग कंडीशन में इसकी जो शंट वाइंडिंग है, इसकी जो शंट वाइंडिंग है वो शंट वाइंडिंग क्या हो जाए? यदि ओपन हो जाए, क्या हो जाए? ओपन हो जाए। क्या हो जाए? ओपन, यानी कि खुल जाए। शंट वाइंडिंग यहाँ से क्या हो जाए? यदि ओपन हो जाए, शंट वाइंडिंग को अपन यहाँ से क्या कर दे? हटा दे, तो इसका जो आउटपुट का जो वोल्टेज होगा या फिर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज या तो हो जाएगा कितना? 0, या फिर होगा कितना? लगभग 2 वोल्ट। या तो होगा 0 या फिर लगभग होगा 2 वोल्ट। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ऑप्शन के अंदर केवल 0 है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 0 वाला। यदि ऑप्शंस के अंदर आपको 0 भी दे रखा है और 2 वोल्ट भी दे रखा है तब आपको टिक मारना है किसके ऊपर? 2 वोल्ट के ऊपर। किसके ऊपर मारना है? 2 वोल्ट के ऊपर। तो ये हो गया आपका शंट जनरेटर। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अंदर क्या होती है? वाइंडिंग होती है। जो शंट वाइंडिंग उसको लगाएंगे आर्मेचर के समांतर क्रम में। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो आपका जनरेटर होगा वो होगा आपका कंपाउंड जनरेटर। और कंपाउंड जनरेटर है उसके अंदर अपन 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कम्युलेटिव टाइप और दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशियल। अब जो डिफरेंशियल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंशियल को हम पढ़ाएंगे तो लगभग 1 घंटे का टाइम चाहिए। क्योंकि डिफरेंशियल क्या है? आपका बहुत ही बड़ा जनरेटर है, उसके अंदर कुछ कंसेप्ट है जो आपके क्लियर होने चाहिए। तो उसके अंदर टाइमिंग अपन को ज़्यादा चाहिए। तो वो जो शंट जनरेटर है, जो कंपाउंड जनरेटर है उसको हम आपको अगले वीडियो के अंदर कवर कराएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।